यस स्टूडेंट्स, अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर बड़ा कल अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अंदर 1969 से लेके 1991 तक का जो पीरियड है, जिसको सेकंड फेज भी कहा जाता है, उसके अंदर जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी बैंकों को प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ट्रांसफर किया गया, वो पीरियड कहलाता है। उससे रिलेटेड अपने इसके बेसिक उसके कॉन्सेप्ट वो अपने देखे थे बेटा कि भारत के अंदर बैंकिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जब नेशनलाइजेशन हुआ तो वो कितने फेजेस के अंदर हुआ, भारत के अंदर जब नेशनलाइजेशन हुआ उस समय कितने बैंक थे, और आज प्रेजेंट टाइम के अंदर भारत के अंदर कितने नेशनलाइज बैंक हैं, किन बैंकों के अंदर मर्ज किया गया, ये सब अपने इसके अंदर कल बेसिक क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चल रहे हैं। इसके अंदर दे रखा है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। वाई नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी बैंकों का नेशनलाइजेशन क्यों किया गया, या इसके अंदर बड़ा क्वेश्चन के अंदर यदि आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन पूछे, यानी राष्ट्रीयकरण के पक्ष में यदि आपसे पूछे, तो इन टॉपिक को अपन बता सकते हैं। यानी क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रखा हो कि भारत के अंदर बैंकों का नेशनलाइजेशन क्यों किया गया, वाई नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, या इसके अंदर कोई भी जो आर्ग्यूमेंट है, यानी इसके पक्ष के अंदर कोई भी यदि अगर आपको पॉइंट पूछे तो अपनी इन पॉइंटों के द्वारा उसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन कारणों की वजह से, इन वजह से अपने भारत के अंदर जो बैंक है उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी उनको प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया, यानी गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा इसको अंडरटेक कर लिया गया। इसी से रिलेटेड अपने कुछ पॉइंट्स बड़ा इसके अंदर लिए, जिसके अंदर पहला पॉइंट देखिए इसके अंदर एंड ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड इनएफिशिएंसी इन बैंक्स। ये कह रहे हैं कि नेशनलाइजेशन करने के बाद बैंकों का जो मिसमैनेजमेंट था और जो उसकी इनएफिशिएंसी थी उसका एंड हो गया, यानी वो समाप्त हो गई। इसके अंदर अपने को ये बताना पड़ा कि इसके अंदर भारत के अंदर नेशनलाइजेशन से पहले जो बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर के पास थे। प्राइवेट सेक्टर के जो उसके ओनर होते थे वो बैंकों की जो डिपॉजिट्स है, उन डिपॉजिट्स का जो यूज़ है वो अपने इंटरेस्ट के लिए करते थे, न कि पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखते थे। यानी जमा करता डिपॉजिटर है, उनकी जमाओं का जो यूज़ होता था वो मिस यूज़ होता था, यानी उसके अंदर जो उनकी जमा है उनके हितों को ध्यान नहीं रखा जाता था, बल्कि अपने हितों को ध्यान में रख के उस डिपॉजिट का यूज़ है वो लोन के रूप में किया जाता था। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब बैंक छोटी छोटी इसके अंदर रूप में बंटे हुए थे, तो इसका जो ऑपरेशन का जो कॉस्ट है, उनके संचालन की जो लागत है वो भी अत्यधिक आती थी। इसके अलावा जो बैंकिंग मैनेजमेंट के लिए या बैंकिंग स्किल के लिए या बैंकिंग के लिए एक मान लीजिए ऑफिशियल लेवल पर जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो मैनेजमेंट का अभाव था। इस प्रकार से इसके अंदर मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी देखी जाती थी। ये इसके अंदर पहली इसके अंदर प्रॉब्लम थी, जिसके कारण इसका नेशनलाइजेशन किया गया। तो इस पॉइंट के अंदर अपने को क्या बताना है कि इसके अंदर एंड ऑफ मिसमैनेजमेंट, यानी इसके अंदर मिसमैनेजमेंट जो होता था, अप्रबंध होता था, इसके अंदर अप्रबंध कुशलता थी उसके अंदर, वो उसका अंत हुआ और इनएफिशिएंसी का इसके द्वारा एंड हो गया। इसके अंदर अपने को मेन ये बताना है कि इसके अंदर जो डिपॉजिटर है उनका जो इंटरेस्ट है वो ध्यान में नहीं रखा जाता था, बल्कि जो उनके ओनर्स है उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के उनकी पॉलिसियाँ वो इम्प्लीमेंट की जाती थी। इसके कारण क्या हुआ कि जो जमा करते होते थे उनके हितों की बलि चढ़ती थी, यानी उनके जो रुपए बड़ा डूब जाते थे, बैंक इंस्टॉलमेंट हो जाते थे वो, है ना, और उनकी जो डिपॉजिट अमाउंट है, सेविंग अमाउंट है, जो छोटी छोटी जमाओं के रूप में उन्होंने जमा करवाई थी, वो किसी से भी लेने के अधिकारी नहीं रहते थे। ये इसकी एक प्रॉब्लम थी, पहला प्रॉब्लम। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम के अंदर दे रखा है, देखिए इसके अंदर इंटीग्रेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति का एकीकृत रूप से अप्लाई करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए इस प्रकार के नेशनलाइजेशन की आवश्यकता है। इससे पहले अपनी क्लासों के अंदर अपने पढ़ा बड़ा मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ाया। इसके बारे में आपको काफ़ी बार भी बताया हुआ है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी होती है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक घोड़े की दो लगाम जैसी होती है। इसके द्वारा ही किसी भी इकोनॉमी को डेवलप और उसके अंदर ग्रोथ है वो दी जाती है। यदि इन पॉलिसी का सही ढंग से यदि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो अपने जो प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव है उनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, यानी जैसे भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा संचालित की जाती है।
मॉनेटरी पॉलिसी के संचालन के लिए उसके अंदर इंटीग्रेटेड फॉर्म होना चाहिए, यानी इस प्रकार से एक बैंकिंग लिंक या चेन होनी चाहिए जिसके द्वारा उस पॉलिसी को आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसके प्रभावों को तुरंत प्रभाव में लाया जा सके। इस प्रकार की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके इम्प्लीमेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए एक प्रकार से बैंकों का नेशनलाइजेशन की आवश्यकता महसूस की, और उसी का ही कारण था कि इसके अंदर रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसका जो मेन कारण है, इसके अंदर मौद्रिक नीति जो देश के द्वारा बनाई जाती थी, वो मौद्रिक नीति जब अलग अलग प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे तो उनके द्वारा एक रूप से लागू नहीं की जाती थी। अलग अलग बैंकों के द्वारा अलग अलग पॉलिसियां बनाई जाती थी, अलग अलग पॉलिसियों के द्वारा अपने बैंकों का संचालन करते थे, और इससे जो सरकार का जो आर्थिक हित है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए इसके अंदर इंटीग्रेटेड जो इम्प्लीमेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है उसके लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, प्राइवेट सेक्टर से बैंकों को गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट और इसके अंदर इन कॉन्सोनेंस विद सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यानी अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, यानी भारत के अंदर जो सरकार है उसके अंदर समाजवादी जो विचारधारा है वो अपने को देखने को मिलती है। यानी समाजवादी विचारधारा है कि जो देश के संसाधन है, रिसोर्सेज है, चाहे वो मॉनेटरी रिसोर्सेज हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, उनका अत्यधिक रूप से जो उपयोग है या उसका जो मेन जो इसका जो यूज है वो सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए, यानी उससे अधिक जन कल्याण होना चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, क्योंकि नेशनलाइजेशन से पहले जो बैंक है वो सब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में थोड़ा। प्राइवेट सेक्टर का जो मेन उद्देश्य था वो समाज सेवा करना नहीं होता, बल्कि इसके अंदर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके उसका जो फाइनेंस का जो यूज है वो अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए किया जाता था, नहीं कि इसके अंदर सोशल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए इसके अंदर सोशल जो ऑब्जेक्टिव है उनको प्राप्त करने के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। तो इसका थर्ड पॉइंट होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग यानी सबसे पहले देखिए इसके अंदर किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए, डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए जो जितने भी अपने मॉनेटरी और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनका रिक्वायरमेंट होते हैं और उनकी आवश्यकता की पूर्ति है वो भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर, डेवलप कंट्री है चाहे अनडेवलप कंट्री है, उसके अंदर जो ये रिसोर्सेज का जो सप्लाई है वो बैंकिंग सेक्टर के द्वारा, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर के द्वारा की जाती है। और बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सब सेक्टर के द्वारा इस प्रकार की सप्लाई की जाती है। तो किसी भी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इन रिसोर्सेज का एक कंटिन्यू फ्लो होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और कंटिन्यू फ्लो बनाए रखने के लिए जो बैंकिंग जो सिस्टम है उसका नेशनलाइजेशन किया जाना जरूरी था, क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज है, जो उनके फंड है, उनके डिपॉजिट्स हैं, उनका जो यूज है वो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए किया जा सके। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए अपने जितने भी जो फाइनेंस के रिसोर्स हैं उनको समाज हित के लिए, सोशल इंटरेस्ट के लिए प्राप्त करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी इसके अंदर ये बताना अपने को कि जो जितने भी इकोनॉमिक जो प्लानिंग है उसकी सफलता उसके फाइनेंस पर डिपेंड करती है। यदि उसको प्रॉपर रूप से यदि फाइनेंस नहीं मिलेगा तो वो डेवलप नहीं हो सकती, है ना। जैसे इसके अंदर जो फाइनेंस से बड़ा जो मनी है वो इकोनॉमिक प्लानिंग के ग्रोथ के अंदर एक ब्लड का काम करती है, खून का काम करती है। जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन है, वैसे ही इसके अंदर फाइनेंस का जो सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू रूप से होना जरूरी है। यदि कंटिन्यू रूप से यदि उनका फ्लो नहीं होगा तो उस इकोनॉमिक प्लानिंग की सक्सेस है ना वो संदिग्ध रहेगी, डाउटफुल रहेगी। उसको प्राप्त करना या न करना अब एक प्रकार से संदिग्ध रहेगा। हो सकता है उसको प्राप्त किया जा सके, हो सकता है उसको प्राप्त न भी किया जा सके, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसका जो मेन जो उसका बैक्ड है वो किसके द्वारा है? फाइनेंस के द्वारा। यदि फाइनेंस की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो इनको अपन प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए फाइनेंस की प्रॉपर सप्लाई के लिए इस प्रकार का जो ये नेशनलाइजेशन का जो स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज। मतलब देखिए पहले भारत के अंदर बैंकों का जो विकास है यानी 1900
1969 से पहले यदि अगर अपन बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट देखें तो इसके अंदर नगण्य था, बड़ा जीरो था। यानी पहले जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बैंक स्टेब्लिश होते थे बड़ा, वो इस प्रकार के बैंक स्टेब्लिश होते थे या इन प्रकार के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के अंदर स्टेब्लिश होते थे जहाँ पे उनको ऑपरेशन के अंदर ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े, ज़्यादा डिफिकल्टी न हो। इस प्रकार से जो भी इसके रिमोट एरिया, बैकवर्ड एरिया, रूरल एरिया, उस प्रकार के जो एरिया वो बैंकिंग फैसिलिटी से क्या थे, वंचित थे बड़े इसके अंदर, यानी उसका एब्सेंस देखने को मिलता था। लोगों को पता ही नहीं था कि बैंकिंग सिस्टम होता क्या है। यानी डेवलप कंट्री है, उसके अंदर डेवलप कंट्री के अंदर अपने को नॉर्मली ये देखा जाता है कि 1500 से लेके 2000 तक की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर एक बैंकिंग ब्रांच अपने को देखने को मिलती है। लेकिन भारत के अंदर यानी इनके नेशनलाइजेशन से पहले 65,000 की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर बड़ा एक बैंकिंग ब्रांच थी। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि इसके अंदर भारत के अंदर जो इकोनॉमिक जो बैंकिंग जो डेवलपमेंट होना है या इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होना है वो नेशनलाइजेशन से पहले बहुत ही कम यानी रेयर केस के अंदर ही देखने को मिलता था। 65,000 की जो पॉपुलेशन उसके ऊपर एक बैंकिंग ब्रांच थी। लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट नहीं थी, लोग बैंकों में जाने से घबराते थे, यानी लोगों को अंदर एक अलग प्रकार सा फियर देखने को मिलता था कि वो बैंकिंग फैसिलिटी का यूज नहीं करते थे। लेकिन देखिए नेशनलाइजेशन के बाद जितने भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग सेक्टर है उसका एक्सपेंशन भी हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है। आज अपन देखते हैं कि प्रत्येक एरिया के अंदर, चाहे वो रिमोट एरिया हो, चाहे पर्टिकुलर विलेज हो, रूरल एरिया हो, चाहे इसके अंदर अनडेवलप एरिया हो, उसके अंदर भी आज बैंकिंग जो इसके अंदर ब्रांचेज है बैंकों के द्वारा वो काफ़ी ब्रांचेस खोली गई है। यानी आज अगर अपन देखें कि जितने भी जो नेशनलाइज बैंक है उनकी ऑल ओवर इंडिया ही ब्रांचेस नहीं है, बल्कि अब्रोड यानी भारत के बाहर भी उनकी ब्रांचेस अपने को देखने को मिलती है। ये बड़ा नेशनलाइजेशन के कारण ही संभव हुआ है। तो इसके अंदर अपना ये पॉइंट है इसके अंदर कि एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी, इसके अंदर अपन ये बता सकते हैं कि इसके अंदर नेशनलाइजेशन के बाद भारत के अंदर जो बैंकिंग ब्रांचेज हैं यानी भारत के अंदर जो बैंकों की शाखाएं हैं वो ऑल ओवर इंडिया है, उसके अंदर डेवलपमेंट हुए। प्रत्येक एरिया के अंदर आज हमें नेशनलाइज बैंक की ब्रांचेज देखने को मिलती है। कोई भी हम लेन देन किसी भी ब्रांच के द्वारा कहीं भी जाकर कर सकते हैं। ये आज इसका एक डेवलपमेंट का पार्ट है। आज तो बड़ा इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, जैसे ई कॉमर्स है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ये सब नेशनलाइजेशन के कारण ही संभव हुआ है। ठीक है, ये इसके अंदर अपने को बताना है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉफिट इन इंटरेस्ट ऑफ नेशन। मतलब बेटा कि यूज ऑफ रिसोर्सेज यानी बैंकिंग सेक्टर के जो रिसोर्सेज है वो क्या है और उसका जो प्रॉफिट है वो क्या है, वो दोनों के बारे में अपने को समझना है। रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो बैंक होते हैं उनके पास बड़ा जो डिपॉजिट आती है यानी पब्लिक के द्वारा जो उनके पास डिपॉजिट करवाई जाती है, जमाई करवाई जाती है, वो जमाई उनकी रिसोर्सेज होती है। बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो भी जमाई प्राप्त होती है अपने को, जो भी जमाई जनता के द्वारा प्राप्त होती है, उन जमाओं का एक पार्ट बैंक अपने पास रखता है। बाकी के जो जमाएं हैं, जो डिपॉजिट्स है, वो बैंक क्रेडिट के रूप में या लोन के रूप में प्रोवाइड करते हैं। दूसरा इसके अंदर जब बैंकिंग जो इसके अंदर बिजनेस है या बैंकिंग एक्टिविटी है उनका जब ऑपरेशन होता है तो बैंकों को बड़ा प्रॉफिट भी प्राप्त होता है, यानी बैंकों को सरप्लस प्राप्त होता है, तभी बैंकिंग ब्रांचेज वो डेवलप होती है, चलती है इसके अंदर। अदरवाइज यदि वो लॉस में चलेगी तो एक टाइम के बाद में बैंकिंग सिस्टम वो बंद हो जाएगा। तो उन दोनों का जो इंटरेस्ट है, मतलब जो रिसोर्सेज है और उसका जो प्रॉफिट है, उसको इसके लिए इंटरेस्ट ऑफ नेशन यानी अपने देश हित के अंदर उसका उपयोग किया जाता है। पहले जितने भी बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर में होने के कारण उनके जितने भी जो प्रॉफिट होते थे उनका जो राइट है उनके ओनर को होता था। ओनर उन प्रॉफिट को बड़ा अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए यूज करते थे। उनका मेन मोटिव नेशन का डेवलपमेंट करना नहीं था, बल्कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना था इसके अंदर। इसके अलावा जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को अपने योजनाओं के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता था। लेकिन नेशनलाइजेशन के बाद आज जितने भी बैंकिंग रिसोर्सेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट को जरूरी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो,
चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट है, उनको फंड प्रोवाइड करने का जो कार्य है वो बैंकिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। यानी कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक टाइमली गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होने पर या कॉमर्शियल बैंकों को रिक्वायरमेंट होने पर सेंट्रल बैंक के द्वारा इस प्रकार के रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इन रिसोर्सेज को जो प्रोवाइड करने का जो मेन मोटिव होता है, मेन जो उद्देश्य होता है, वो पब्लिक वेलफेयर होता है, यानी जन कल्याण के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो इससे होता है, यानी बैंकिंग शाखाओं से जो लाभ हो रहा है, यानी लाभ प्राप्त हो रहा है अपने को, उस लाभ को भी देश हित के अंदर यूज किया जाता है। तो इससे एक नेशनलाइजेशन का ये भी फायदा मिला कि इसके अंदर जितने भी जो रिसोर्सेज थे, जो प्रॉफिट थे बेटा, उसको नेशन के इंटरेस्ट के लिए यूज किया जाने लगा। आज अपना देश के अंदर जितना भी इकोनॉमी, इसके अंदर बैंकिंग डेवलपमेंट हुआ है, और एक बैंकिंग डेवलपमेंट के साथ जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसके अंदर ये नेशनलाइजेशन है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक एंड ग्रोथ इन बैंकिंग डिपॉजिट्स। इसका मतलब बेटा कि कॉन्फिडेंस इन पब्लिक, पहले प्राइवेट सेक्टर के अंदर बैंक थे, अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया बेटा आपको कि इसके अंदर एंड ऑफ मिसमैनेजमेंट इन इनएफिशिएंसी, यानी इसके अंदर नेशनलाइजेशन के बाद बैंकों का जो मिसमैनेजमेंट है और इनएफिशिएंसी उसका एंड हुआ है। यानी शुरू में क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बैंक थे, उसके अंदर जो लोग, जनता है, वो अपना धन है वो बैंकों में जमा नहीं करवाते थे। इसका मैंने बताया भी था कल आपको कि पहले जो लोग अपनी डिपॉजिट अपने या तो पास रखते थे या पोस्ट ऑफिस के अंदर अपनी जो डिपॉजिट है वो जमा करवाते थे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है उसकी जो जमाएं हैं, उसकी जो गारंटी है या उसकी जो सुरक्षा है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो उसके अंदर सरकार की होती है। इसलिए जो लोग हैं वो अपने ट्रांजेक्शन है वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से करते थे, बैंकों के माध्यम से नहीं करते थे, क्योंकि बैंक प्राइवेट सेक्टर के अंदर थे बड़ा, और प्राइवेट सेक्टर के बैंक होने के कारण काफ़ी बैंक है वो फेल हो गए, है ना। जो जमा करता है उनकी जमा राशियाँ डूब गई बेटा, छोटी छोटी बचत के रूप में जो उन्होंने जमा की वो राशियाँ उनको वापस प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार से और भी कि इसके अंदर जो जमाई की जाती थी वो एकदम अति जरूरी होता था, उसी समय उनको बैंकिंग फैसिलिटी का उनके द्वारा यूज किया जाता था। यदि उनको रिक्वायरमेंट नहीं लगता था कि उसके अंदर बैंकिंग फैसिलिटी का यूज करना, तो वो बैंकिंग फैसिलिटी का यूज नहीं करते थे। लेकिन बैंकों का नेशनलाइजेशन जब हुआ, जब बैंकों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, यानी अपने नियंत्रण में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने मैनेजमेंट में ले लिया, उसके बाद में जनता का जो विश्वास है वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बढ़ गया। और उसी का ही रिजल्ट है कि इसके अंदर जो बैंकिंग के अंदर जो जितने भी जो डिपॉजिट्स है, जनता के द्वारा जो जमा राशि है वो बढ़ी इसके अंदर। और इसी के अंदर देखो आपने लिखा है कि इसके अंदर ग्रोथ इन बैंकिंग डिपॉजिट, यानी बैंकों की जो डिपॉजिट है उसके अंदर भी अपने को काफ़ी जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। इसका बड़ा एक फिगर है वो बताता हूँ आपको कि इसके अंदर जब 1969 यानी 1969 का जो ईयर है वो आपको पता बेटा इसके अंदर कि 1969 का जो ईयर है वो नेशनलाइजेशन का जो फेज है वो स्टार्ट हुआ था इसके अंदर। उस समय जो बैंकों की जो डिपॉजिट थी वो कितनी थी बेटा, इसके अंदर 4,645 करोड़ थी, 4,645 करोड़ थी। कब? 1969 के अंदर। और वो नेशनलाइजेशन के बाद यानी राष्ट्रीयकरण के बाद वो डिपॉजिट अमाउंट है वो 2015 का जो फिगर है वो आपको बता रहा हूँ इसके अंदर, वो हो गया बेटा 91,84,652 करोड़, यानी 91,84,662 करोड़ रुपए ये डिपॉजिट का बैलेंस बढ़ गया। इसका बढ़ने का कारण क्या है? 69 से लेके 2015 के बीच में बेटा देखो, जहाँ पे 1000 के अंदर फिगर थी 4,645 करोड़ की जो फिगर थी वो 2015 के अंदर लेख के अंदर कन्वर्ट हो गई। और लेख का क्या बड़ा, ये मतलब करोड़ के लग नियर अबाउट चली गई और 91,84,652 करोड़ रुपए की डिपॉजिट है। ये डिपॉजिट बढ़ने का कारण इसका एक नेशनलाइजेशन है, यानी राष्ट्रीयकरण के कारण लोगों का इसके ऊपर कॉन्फिडेंस यानी विश्वास बढ़ा। लोगों का विश्वास ये बढ़ा कि उनके द्वारा जो छोटी छोटी सेविंग की गई है, जो जमाई की गई है, यदि वो जमाएं बैंक में जमा करवा देंगे तो वो जमाएं उनको वापस मिलेगी, वो कहीं डूबेगी नहीं, यानी ऐसा नहीं होगा कि वो उसको वापस ही नहीं मिले। इसके अलावा मैडम सेकेंड इसके अंदर लोगों के अंदर उनकी जमाएं, उनके ऊपर जो ब्याज के रूप में जो इनकम प्राप्त होती थी, तो उसका जो वेल्थ है, उसका जो धन है, उनकी जो डिपॉजिट्स है, उनके अंदर भी इंक्रीजिंग हुई, यानी उसके अंदर बढ़ा वो भी। और उसी का ही रिजल्ट है कि जो बैंकों के ऊपर कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक होने के कारण ग्रोथ इन बैंकिंग डिपॉजिट है
वो इसके अंदर इंक्रीज हो गई यानी बढ़ गई इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कन्वीनियंट क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब मैडम ये कन्वीनियंट होता है क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर, यानी पहले जब प्राइवेट सेक्टर के अंदर बैंक थे तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बैंक है उनके द्वारा जो क्रेडिट प्रोवाइड कराई जाती थी वो इस प्रकार के सेक्टर को करवाई जाती थी जहां से इंटरेस्ट रेट उनको ज़्यादा प्राप्त हो, या इस प्रकार की सेक्टर को प्रोवाइड करवाई जाती थी कि जहाँ पे सिक्योरिटी का जो वैल्यू है लेवल है वो मैक्सिमम हो, यानी उनके रुपये वापस मिल जाए। उस प्रकार के सेक्टर को सेलेक्ट करके, यानी सेलेक्टिव है ना, यानी 22 के द्वारा या सिलेक्शन के द्वारा क्रेडिट है वो प्रोवाइड करवाई जाती थी, जिससे जो नेशन का जो एक अपना वेलफेयर का जो इंटरेस्ट है, यानी जनता देश के कल्याण का जो एक अपना हित है वो इसके अंदर इग्नोर किया जाता था। लेकिन जब नेशनलाइजेशन हो गया तो उसके अंदर बेटा देखो कन्वीनियंट क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर, यानी आज जो बैंकिंग सेक्टर है उनके द्वारा जो आज क्रेडिट प्रोवाइड करवाई जाती है सबसे पहले उन सेक्टर को करवाई जाती है जिसके अंदर प्रायोरिटी के अंदर जिसको पहले रखा गया। जैसे आज देखते हैं अपन कि इसके अंदर किसी को मान लीजिए इंडस्ट्री लगानी है मैडम, उसको तुरंत क्रेडिट मिल जाती है। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यदि कोई इक्विपमेंट खरीदना है या एग्रीकल्चर के लिए उसको क्रेडिट का रिक्वायरमेंट है तो उसको एक सिंपल सी प्रोसेस के द्वारा क्रेडिट मिल जाती है। इसके अलावा कई क्रेडिट जो योजना जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह ये भी बैंकिंग सिस्टम का पार्ट है। ये प्रायोरिटी सेक्टर के आधार पर क्रेडिट है उसका डिटर्मिनेशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और इस डिटर्मिनेशन को ही बैंकों के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। और बैंक है वो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अंदर इस प्रकार की जो क्रेडिट है वो इन सेक्टर को पहले प्रोवाइड करवाता है। तो इसलिए इसके अंदर जो प्रायोरिटी जो सेक्टर है वो इसके अंदर कन्वीनियंट रूप से अपन इसके अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि किस सेक्टर को पहले क्रेडिट देना है और किस सेक्टर को बाद में, किसको एक ज़्यादा परसेंटेज में देना है, किसको एक कम परसेंटेज में देना है। इस प्रकार का जो क्रेडिट है उसका अपन डिटर्मिनेशन इसके द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर 9 पॉइंट है एंड ऑफ कॉम्पिटिशन। पहले बड़ा इसके अंदर जब बैंक अलग अलग सेक्टर के अंदर, अलग अलग प्राइवेट सेक्टर के अंदर, अलग अलग ओनरशिप के अंदर यदि स्टेब्लिश किए जाते थे उनके बीच में कठिन कंपटीशन देखने को मिलता था, यानी उनके द्वारा जो कंपटीशन है उसके ऊपर एक बड़ा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर किया जाता था, यानी एक्सपेंडिचर की एक बड़ी अमाउंट है वो एडवर्टीजमेंट पर खर्च की जाती थी। बैंक का प्रत्येक बैंक है वो अपने एडवर्टीजमेंट के द्वारा लोगों को लुभाने का कार्य करता था, अधिक से अधिक डिपॉजिट करवाने का कार्य करता था। इस कार्य के लिए उनके ऊपर एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसिव करना पड़ता था। वो कंपटीशन है वो एंड हो गया, क्योंकि जब नेशनलाइजेशन हुआ, नेशनलाइजेशन के बाद में जो भी बैंकिंग सेक्टर है जिनका नेशनलाइजेशन हुआ उनकी जो पॉलिसीज है वो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। उन्हीं पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उनको कार्य करना होता है और उनके जो वर्क है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी बेटा देखने को मिलती है, यानी प्रत्येक बैंक का जो कार्य है उसके अंदर यूनिफॉर्म रूप से होता है, यानी प्रत्येक के जो रूल और रेगुलेशन है वो सेम अपने को देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से अपना ये कॉम्पिटिशन है ये समाप्त हो गया। कोई बैंक बढ़िया है या कोई बैंक घटिया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब के अंदर जो पॉलिसीज है वो सेम पॉलिसीज अप्लाई होती है। ये भी इसका एक कारण है। नेक्स्ट इसके अंदर सर्विस सिक्योरिटीज टू ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज। मतलब है इसके अंदर ये बता रहा है कि पहले प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी योग्य मैनेजर्स या स्किल एम्प्लॉयज होते थे वो उनके मन में हमेशा एक फियर रहता था कि पता नहीं कब बैंक बंद हो जाएगा या कब उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए उनको हमेशा अपनी जो जॉब है उसका खोने का डर रहता था। लेकिन बैंकों का जब नेशनलाइजेशन हुआ तो बैंकों की सिक्योरिटी के साथ उन एम्प्लॉइज और उन ऑफिसर को भी एक सिक्योरिटीज मिली कि अब उनका जो जॉब है वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपनी फुल अटेंशन के साथ, फ्री माइंड के साथ, अपनी पूरी स्किल के साथ है वो जॉब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एम्प्लॉइज है, ऑफिसर है, उनको जॉब की गारंटी मिली। तो सर्विस सिक्योरिटीज टू ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज इस पॉइंट के अंदर अपन लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर सक्सेसफुल इम्प्लीमेशन ऑफ आरबीआई पॉलिसी। तो ये तो देखिए इसके अंदर एक पॉइंट है बेटा कि नेशनलाइजेशन जब हुआ बैंकों का तो आज जितने भी जो बैंक है जिनका नेशनलाइजेशन हुआ या सरकारी क्षेत्र के अंदर है उन सबको एक आरबीआई की गाइडलाइन माननी पड़ती है, यानी उसी के द्वारा जो उसको रूल और रेगुलेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं या जो गाइडलाइन दी जाती है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। इसलिए कोई भी जो रिजर्व बैंक पॉलिसी बनाते हैं या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की या लोन के सिलेक्शन की या
डिपॉजिट से रिलेटेड कोई भी यदि योजना बनाता है तो उसको इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि जो मेन उसका जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल है और डायरेक्शन है, वो काम है वो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसलिए उसको पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, इसलिए उसको इजीली अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सक्सेसफुली भी कर सकते हैं। लास्ट इसके अंदर कुछ एक एंटी सोशल एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि यदि बैंक, रिजर्व बैंक को या किसी बैंक को या किसी सरकार को या किसी पब्लिक सेक्टर के अंदर ये पता लगता है कि कोई भी बैंक है वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन के अंदर उस बैंक की अपन जांच करवा सकते हैं। रिजर्व बैंक है उसके अकाउंट्स की, उसकी एक्टिविटीज़ की, उसके ऑपरेशन की, उसके मैनेजमेंट की जांच करवा के उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर सकता है, यानी उससे रिलेटेड एक्शन ले सकता है। तो इस प्रकार से यदि किसी भी प्रकार की जो सोशल एक्टिविटी अगर उसको देखने को मिले तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी प्राइमरी स्टेज के ऊपर ही। तो ये अपने कुछ पॉइंट है मैडम, जिसके अंदर अपन इसके नेशनलाइजेशन के फेवर के अंदर या वाई नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ, तो उसके अंदर अपन लिख सकते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हैं, तो राष्ट्रीयकरण का तो आपको कल बताया था, इसके अंदर बेसिकली आप जितना बढ़िया लिख सकते हो राष्ट्रीयकरण का मीनिंग लिखना है। उसके बाद में यदि एक क्वेश्चन में पूछा जाए कि वाई नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ, तो अपन ये पॉइंट जो आपको अभी बताएं बेटा इसके अंदर अपने बोर्ड पर लिखें। इन पॉइंट को देखकर आप इसके बारे में बता सकते हो, या इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर यदि आर्ग्यूमेंट यानी उसके पक्ष या विपक्ष के अंदर यदि पूछे तो उसके अंदर अपने फेवर के अंदर इन पॉइंट्स को रखकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके अंदर। अब अपना जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा बेटा इसके अंदर इसके अगेंस्ट के अंदर, यानी आर्ग्यूमेंट करनी अपने को, इसके विपक्ष में भी कुछ पॉइंट है वो रखने कि इसके अंदर राष्ट्रीयकरण है उससे कुछ डीमेरिट भी हुई क्या। अपने ये तो सारे जिसके फायदे वाले पॉइंट है, जो मेरिट हुई, जो इससे बेनिफिट मिला, जो नेशन को मिला, समाज सोसाइटी जिसको भी मिला, उसको अपने आज डिस्कस किया है। इसके बाद में अपन इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उसको समाज को क्या नुकसान हुआ या इससे कोई डीमेरिट भी है क्या, या इसके कोई अगेंस्ट में पॉइंट भी बनते हैं क्या, वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा अपन बाकी इसके अगेंस्ट के अंदर जो पॉइंट है वो अपन कल डिस्कस करेंगे।